जय जिनेन्द्र। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित द सीक्रेट ऑफ हैप्पी फैमिली स्पेशल क्लास के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको सूचित किया गया, आज की कक्षा सुखी परिवार का रहस्य इस विषय पर जो आज का सत्र है वो सुश्री सिद्धि बोहरा करने जा रही है। इसके पूर्व वो अपनी कक्षा का प्रारंभ करें। सिमरन रेड सिद्धि के बारे में अपना परिचय देंगी। सिमरन रेड। सादर जय जिनेन्द्र। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित आज की स्पेशल कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा लेने वाले सभी स्वाध्यायों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय गुरुजी श्री शांतिलाल जी बोहरा मास्टर जी, जिनके पुरुषार्थ एवं प्रेरणा से हम सब इन कक्षाओं में उत्साह पूर्वक जुड़े हुए हैं एवं ज्ञानार्जन कर पा रहे हैं। आज का सेशन उन्हीं की सुपुत्री युवा स्वाध्यायी सिद्धि बोहरा लेने जा रही है। सिद्धि ने पूर्व में भी कई सेशंस लिए हैं, जैसे द सीक्रेट ऑफ हैप्पी फैमिली, हैप्पीनेस थ्रू जैनिज्म, फाइंड योर पैशन. Siddhi has organized and participated in various events in different colleges and has won many awards, one of them being the All-Rounder Student Award. He is also a core member of the charity trust Chhatra Chhaya Seva for more than 5 years. Today's session is on the topic The Secret of Happy Family. इस विषय में पूर्व में नवंबर महीने में भी कक्षा ली गई है सिद्धि बोहरा द्वारा ही। सभी की भावना से आज इस दूसरी कक्षा का आयोजन हो रहा है। आई हार्टली वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म सिद्धि बोहरा। Thank you, Simran Didi. Thanks a lot. Dhammo Mangala Mukhitam Ahimsa Sanjamotavo Deva Vitam Namam Santi Jasa Dhamme Sayamano। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सेशन शुरू करने से पहले मैं शांतिलाल जी बोहरा, जो हमारे स्वाध्याय संघ के वरिष्ठ स्वाध्यायी थे, उनके लिए एक शब्द बोलना चाहूंगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी थी ये सेकंड पार्ट इस सेशन का करने के लिए, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे, इसका हमें बहुत दुख है। आज की ये सेशन मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगी। अंधकार है कहाँ रोशनी ना हो जहां, अंधकार है कहाँ रोशनी ना हो जहां, दुख है कहाँ सुखी परिवार ना हो जहां, दुख है कहाँ सुखी परिवार ना हो जहां। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसका एक सेशन पहले भी हो चुका था, कुछ लोग आज न्यूली ज्वाइन हुए, तो हम एक क्विक रिकैप कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वन पर्सन इज द स्टार ऑफ फैमिली and that person is every person. One person is the star of family and that person is every person. तो हर परिवार में हर सदस्य ही स्टार होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ग्रैटिट्यूड, ओपननेस, अंडरस्टैंडिंग आर द मेजर कीज टू हैप्पी फैमिली। मतलब कृतज्ञता, स्पष्टता, अनेकांतवाद, अंडरस्टैंडिंग थ्रू अनेकांतवाद, सभी सही है। उस दायरे से अगर हम अनेकांतवाद को ध्यान में रखते हुए हर किसी को समझेंगे तो दीज आर द कीज फॉर अ हैप्पी फैमिली। थर्ड पॉइंट ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू बी फेयर नॉट राइट। हमेशा निष्पक्षता ज्यादा जरूरी है सही होने से। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू शो आवर फैमिली मेंबर्स दैट वी लव देम। तो हमारे परिवार वालों को बताने का और जताने का भी बहुत जरूरी होता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं।
सिर्फ करना और उन तक ना पहुंचे तो वो भी गलत हो जाता है। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे प्रीवियस सेशन के। और एक लास्ट है कि लिटिल जेस्चर्स मैटर्स द मोस्ट। तो हमारे लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे लिटिल जेस्चर्स के एग्जांपल्स के साथ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम छोटे मोटे हर तरीके से अपनों को ये फील करवाएं कि वो हमारे लिए मैटर करते हैं, और ये भी उनको फील करवाएं कि उनके छोटे मोटे जेस्चर्स के लिए हम उनके लिए बहुत ग्रेटफुल है और कृतज्ञ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ अ हैप्पी फैमिली। उस पिक्चर में लिखा हुआ है अ हैप्पी फैमिली इज बट एन अर्लियर हेवन। इसका मतलब होता है कि घर ही स्वर्ग समान है। जब हम जी रहे होते हैं, हम जहाँ यहाँ आज के टाइम में हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा स्वर्ग है। फर्स्ट पॉइंट इज हैप्पी फैमिली से हमको इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। स्थिरता, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। तो अगर हम एक सुखी परिवार के वातावरण में पले बड़े हैं और जी रहे हैं तो हमको बहुत स्थिरता मिलती है इमोशनली और मेंटली। नेक्स्ट पॉइंट है बिलोंगिंगनेस एंड सेफ्टी। बिलोंगिंगनेस का मतलब है अपनापन और सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा। तो जब हम सुखी परिवार में रहते हैं, पले बढ़ते हैं और उसी वातावरण में जीते हैं, तो हमको अपनेपन की और सेफ्टी का कंफर्मेशन मिलता है। हमको पता होता है कि हमारा अपना कोई है और हमें अपना मानने वाला भी कोई है, और हम घर में घर वालों के साथ सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं। थर्ड पॉइंट है सोशल रिस्पेक्ट। हमारा समाज में, हमारे जैसे हम मारवाड़ी समाज में रह रहे हैं या हर किसी सोसाइटी में, हमारे आजू बाजू में अगर हम सुखी परिवार में रह रहे हैं तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत हो जाती है, और सब कोई हमारी एग्जाम्पल से अपनी अपनी फैमिली में भी वो खुशी का वातावरण या बेटर एनवायरनमेंट लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ अफेक्शन एंड लव। घर पर प्यार न मिलने पर ही लोग हमेशा बाहर प्यार ढूंढते हैं। अगर हम सुखी परिवार में खुशी परिवार में रह रहे हैं तो हमको घर पे ही अफेक्शन और लव, प्यार और अपनापन, बिलोंगिंगनेस सारी चीजें मिलेगी, तो शायद हम बाहर वो प्यार ढूंढने कभी नहीं निकलेंगे। और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है कि बेस फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण नींव जो है वो होता है सुखी परिवार। अगर हम आज के टाइम में परिवार के साथ खुश है, अगर हमारे घर पे छोटे बच्चे भी हमारे साथ खुशी के वातावरण में पल बढ़ रहे हैं, तो ये उनकी आगे की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तौर पे बन जाता है, और उसी फाउंडेशन के ऊपर वो अपनी पर्सनालिटी, वो अपने लाइफस्टाइल, बिहेवियर, हर चीज को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड है मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ का मतलब है भ्रम, या जो चीज हम सोचते हैं कि सही है लेकिन बहुत सी टाइम ये निकलता है कि वो सही नहीं होता है। तो ये होता है मिथ और रियलिटी के डिफरेंसेस के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये इसका पहला पॉइंट है, नहीं द प्रीवियस स्लाइड। हाँ, इसमें पहला पॉइंट है कि ट्रीट देम लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड। यूजुअली हम लोग जहां भी सुनते हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, तो हर कोई बोलता है जैसे तुमको ट्रीट होना है वैसे ही दूसरों को ट्रीट करो। तो ये गलत है, ये एक मिथ है, ये एक मिथ है, ये हमेशा गलत चीज होती है। हमको दूसरों को ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो ट्रीट होना चाहते हैं। जैसे कि अगर किसी को पसंद कुछ और है और हम सोचते हैं कि हमको पसंद कुछ और है, हम अपने तरीके से उनको ट्रीट नहीं करेंगे, उनके तरीके से हम उनको ट्रीट करेंगे। और एक और पॉइंट इसमें ये है कि ट्रीट देम हाउ इट इज फेयर टू बी ट्रीटेड। तो हमेशा ये भी नहीं होता है कि हमारा ट्रीट करने का तरीका अलग होता है। हम चाहते हैं कि ऑप्शन ए सही होता है, ऑप्शन ए के हिसाब से किसी को ट्रीट करें, सामने वाला चाहता होगा कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन जो एक्चुअली में सही होता है, जो दोनों के लिए फेयर होता है, वो होता है ऑप्शन सी। तो हमको हमेशा ऑप्शन सी को चूज करना चाहिए। तो निष्पक्ष तरीके से हमको हर किसी को ट्रीट करना चाहिए। इसी टॉपिक में हमारा सेकंड पॉइंट है कि फाइट्स आर रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये हमारा मिथ है कि फाइट्स की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती है, झगड़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम्स बहुत आगे जाके बड़ी हो सकती है।
और हर प्रॉब्लम का मेन रूट कॉज हम सोचते हैं कि फाइट्स है, झगड़े हैं, लेकिन एक्चुअली में जो रियलिटी है वो है कि नॉट सॉल्विंग फाइट्स एट द राइट टाइम आर द रूट कॉज। हम झगड़े हर घर में होते हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहां झगड़े नहीं होते, कोई दो इंसान साथ में रहकर बिना झगड़ा किए कभी नहीं रह सकते, एंड ये बहुत स्वाभाविक चीज है। इट्स ओके, झगड़ा होना गलत नहीं है। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि अनेकांतवाद की बात बीच में आती है, क्योंकि एक जन एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, दूसरा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है, तो झगड़ा होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन झगड़े को हम अगर सही टाइम पे सॉल्व ना करें और उसको बहुत गहरा 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 आगे बढ़ाते चले और उसको हम गांठ बांध ले, और अगर हम उसमें उसको दिल पे लेकर बहुत आगे खींच ले, तो दैट इज द मेन रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। झगड़े होना स्वाभाविक है, लेकिन झगड़ों को सही टाइम पे सॉल्व करके उन झगड़ों से उभर कर वापस बैक टू नॉर्मल आ जाना, वो रियलिटी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक में हमारा थर्ड पॉइंट है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को या घर के बड़ों को अपने छोटों को अनकंडीशनली प्यार करना चाहिए, मतलब बिना शर्त या बिना कुछ भी आगे पीछे देखे प्यार करना चाहिए। यूजुअली हर जगह यही बोलते हैं कि अगर माँ है वो तो उसको तो अपने बच्चे को कुछ भी हो जाए उसको अपने बच्चे को प्यार करना ही होगा। पिता है तो पिता का तो वो कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्यार करे या अपने बच्चों को अनकंडीशनली प्यार करे, चाहे बच्चा कैसा भी हो। या घर के बड़े सदस्य अपने छोटे सदस्यों को ऐसे ही प्यार करे जैसे उनकी सारी गलतियां या उनके सारे चीजों को नजरअंदाज करके प्यार करे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि हर जगह पे हर इंसान की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, अपना अपना बाउंड्री होता है, अपनी लिमिट होती है, देने की भी एक हद होता है। माँ कितनी ही ममता दिखा दे, अगर बच्चा वापस उस चीज को रिस्पेक्ट ना करके, ठीक है छोटे बच्चे वो वापस उनको कुछ चीज में सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे घर पे उनको हेल्प करे या उनकी रिस्पेक्ट करे या फिर हर चीज में उनको हेल्प करे, सपोर्ट करे, उनको समझे, तभी जाके वो प्यार के लायक बनेंगे। सो द रियलिटी हियर इज बी लवेबल। हमको लवेबल बनना चाहिए अगर हमको प्यार चाहिए। वी हैव टू अर्न टू बी लव्ड। हमको कमाना है अपने बड़ों से भी प्यार। ये सही है कि उनका वो कर्तव्य है, लेकिन अगर माँ बाप कर्तव्य सोचकर हमसे प्यार करे, चाहे हम 25 साल के हो जाए, 30 साल के हो जाए, फिर भी हम घर पे कुछ काम ना करे, कुछ सपोर्ट ना करे, कभी उनको इज्जत ना दे, सिर्फ ये सोचकर कि वो माँ बाप है, उनका तो कर्तव्य है, तो ये हमारी गलती हो जाती है। रियलिटी ये है कि हमको इसमें हमको लवेबल बनना है, हमको अब प्यार कमाना पड़ेगा अपने बड़ों से। हमको ऐसा बनना है कि वो कर्तव्य समझ के नहीं, अपने दिल से अपने मन से हमको प्यार करे। तो इसका ये मतलब हुआ कि मिथ है कि पेरेंट्स शुड लव अनकंडीशनली, ये गलत है। और रियलिटी ये है कि बच्चों को या हर किसी को इस मैटर में हर किसी को, नोबडी कैन लव समवन अनकंडीशनली। टू बी लव्ड यू हैव टू अर्न योर लव। हमको अगर प्यार चाहिए हमको वो प्यार कमाना पड़ेगा। इसी टॉपिक में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज अबाउट फ्रेंड्स, टीचर्स, सोशल ग्रुप्स इज बॉदरिंग पर्सनल स्पेस। हमारे घर वाले हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हम हमारी फ्रेंड्स के बारे में या हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल लाइफ, हमारे सोशल ग्रुप्स, कुछ भी चीज के बारे में अगर कोई हमको बहुत ज्यादा पूछ रहा है तो हम सोचते हैं कि वो हमारी पर्सनल स्पेस में दखल कर रहा है, वो हमको पर्सनली बॉदर कर रहा है। ये बहुत बड़ा मिथ है। नहीं, प्राइवेसी और दखल अंदाजी दोनों बहुत अलग चीज होती है। प्राइवेसी देना जरूरी है, हम मानते हैं, हमने प्रीवियस सेशन में इसके बारे में डिस्कस भी किया था, लेकिन हमारी संगति से हमारे आने जाने की जानकारी रखना, और वो चीज बच्चों पे भी लागू होती है कि अगर हमारे पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं, वो क्या जॉब कर रहे हैं, उनका सोशल ग्रुप कैसा है, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके दुकान पे क्या फ्रेंड्स है, स्टाफ कैसा है, मम्मी अगर फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही है कैसे फ्रेंड्स है। हर इंसान का ये होता है कि एक दूसरे के सोशल लाइफ के बारे में जानकारी रखना और उनकी सोशल लाइफ और सोशल सराउंडिंग्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, सोशल ग्रुप्स या कोई भी हो, उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कंसर्न है एक दूसरे के लिए, हमको हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए कंसर्न दिखाना बहुत जरूरी है, और ये जरूरत है, नेसेसिटी और कंसर्न है। तो इस पॉइंट का यही मतलब हुआ कि टू नो अबाउट आवर पर्सनल फ्रेंड्स, सोशल ग्रुप्स या टीचर्स, एनी रिलेटेड थिंग इज
तो वो पर्सनल स्पेस में बॉदरिंग नहीं है, एक्चुअली इट इज अ नेसेसिटी एंड कंसर्न टुवर्ड्स द अदर फैमिली मेंबर। हम इसी टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट पिकअप करेंगे कि जो हमारे पेरेंट्स है या एल्डर्स है वो हमेशा सुपरस्टिशियस होते हैं। हम आज की जनरेशन वाले क्या सोचते हैं कि वो कुछ भी बोले, हम लोग बोलते हैं यार आपको कुछ नहीं पता है, आपको आज के जमाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप नहीं जानते हो कुछ। ये गलत है। हम मानते हैं कि सुपरस्टिशियस हमको नहीं होना है, लेकिन समटाइम्स इट इज थ्रू देयर कंसर्न। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। यूजुअली जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कभी हड़बड़ में, कभी कुछ होता है, हम अर्जेंट में निकलते हैं और समझो हमको ठोकर लग गई, तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि 5 मिनट बैठ जाओ, घर के बड़े लोग बोलते हैं 5 मिनट बैठो फिर आप चले जाना। तो हम तुरंत बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम उनको बहुत सारा मॉडर्न ज्ञान देने लग जाते हैं, जो एक्चुअली बहुत गलत है। पहली बात तो ये डिसरेस्पेक्ट हो गया उनकी बात का, और दूसरी बात दिस इज नॉट अ सुपरस्टिशियस। हमको मानना नहीं मानना दैट इज सेकेंडरी, बट पहली बात समझिए उसके पीछे का समझ, आइडियोलॉजी समझना हमको बहुत जरूरी है। जैसे उस टाइम पे वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम शायद कुछ बहुत बड़े काम के लिए जा रहे होंगे, शायद हम हमारा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या हम हमारा एग्जाम देने जा रहे हैं, या हम हमारी दुकान की बहुत बड़ी मीटिंग क्रैक करने जा रहे हैं। तो हम लोग का ठोकर लग गया, हम बहुत हड़बड़ी में थे, हमको उन्होंने बिठाया, बोला 5 मिनट बैठ जाओ फिर निकल जाना। वी नो टाइम से पहले पहुंचना जरूरी है, एवरीथिंग इज देयर, बट हम अगर 5 मिनट बैठ जाएंगे, 3 रीजन हो जाएगा। फर्स्ट रीजन, हम उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड रीजन, उनको मन में शांति हो जाएगी, वरना हम जब तक जाके वापस ना आए उनके दिमाग में बहुत टेंशन भरा रहेगा। और थर्ड रीजन ये है, इसका मेन साइंटिफिक बैकग्राउंड हमको जानना है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये हमको काम डाउन करने के बोल रहे हैं, हमको शांत करने के लिए बोल रहे हैं, हमको शांत हो जाना है। 2 मिनट से कुछ नहीं होगा। अगर हमको इतना ही इंपॉर्टेंट था, हम 15 मिनट पहले निकलते, और अगर ठोकर लग गई है 2 मिनट हम अगर उस टाइम रुक भी गए हैं, तो इट इज नॉट दैट हम भी सुपरस्टिशियस हो रहे हैं। सुपरस्टिशियस होना नहीं होना हर इंसान की पर्सनल चॉइस है, वो अपना अपना नजरिया है हर चीज को समझने का। लेकिन कुछ कुछ सुपरस्टिशियस तरीके जो हमारे बड़े बता रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है, तो हमको उसकी जानकारी निकाल के, और जानकारी तब का तब नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर भी हमको उनको समझना चाहिए, उनकी डिसरेस्पेक्ट ना करते हुए उस चीज को शांति से मानकर हमको मानना चाहिए। तो इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि मिथ है कि पेरेंट्स या एल्डर्स आर ऑलवेज सुपरस्टिशियस। नो, दैट इज रॉन्ग। द रियलिटी इज दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड, दे आर ऑलवेज वरिड। तो दैट इज वाई उनको वैसे ही जताना आता है, उनको अपनी चिंता जताने का, अपना प्यार जताने का तरीका वैसे ही आता है। तो दैट इज वाई हमको उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उस चीज को समझते हुए हमको उनको मानना चाहिए। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट ये है कि स्मॉल फाइट्स बिटवीन किड्स शुड बी स्टॉप्ड बाय एल्डर्स। ये मिथ है। जब बच्चे घर में, हम मारवाड़ी फैमिलीज है, हम सारे लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं, या फिर हम सराउंडिंग्स में जा रहते हैं, वहां भी हमारे यूजुअली मारवाड़ी सराउंडिंग्स होती है। तो हम वहां पे बच्चों के झगड़ों में बड़े अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो बड़े सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं उसको डांटूंगा सबके सामने, शायद वो समझ जाए, या मैं उसको सबके सामने डांट दूंगा तो सब सोचेंगे हाँ ये बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, और वो चीज नहीं लानी चाहिए। दिस इज अ मिथ। एक्चुअली ये चीज का सही रियलिटी क्या है, उनको हम नहीं रोकना चाहिए अंटिल इट इज वेरी सीरियस। हमको उनको नहीं रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि वो चीज से बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अगर भाई बहन है या फ्रेंड्स है नेबरहुड के, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उनके बीच में स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है। जैसे अगर उनके बीच में 3 4 बच्चे हैं, उनके बीच में झगड़ा हुआ, तो अगर उनके बीच में झगड़ा हुआ, वो खुद स्पोर्ट्समैनशिप की स्किल को डेवलप करेंगे कि नहीं, हमको सब कुछ पॉजिटिवली लेना है। खेलकूद में झगड़े होते हैं, खेलकूद में कोई गलत कोई सही, किसी को लग जाता है, किसी को गुस्सा आ जाता है, इट्स ओके। तो वो स्पोर्ट्समैनशिप लाएंगे। और तीसरी बात ये है कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आएगी। हर इंसान को कभी ना कभी लाइफ में खुद की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी पड़ती ही है, चाहे हमारे पास फैमिली हो, चाहे हमारे पास फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, सोसाइटी हो, सब हो। बट कभी ना कभी ये पॉइंट आता है कि कुछ ना कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसको हमको खुद फेस करना पड़ता है।
तो वैसे सिचुएशन के लिए हम हमारे घर के बच्चों को या नेबरहुड में जो बच्चे खेल रहे हैं उनको बीच में इन्वॉल्व ना होते हुए अगर हम उनको उनके बैटल्स खुद लड़ने देंगे तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आती है। ये नहीं कहना चाह रही हूँ मैं कि उनको समझाएंगे नहीं या उनके बीच में हम कभी बोलेंगे ही नहीं, बट छोटी मोटी बातों को उनको खुद सॉल्व करने देंगे और उनको ये बताएंगे कि आप करो, उसके बाद आप आके हमको बताना कि आपने इसमें से क्या सीखा, किसकी गलती थी, आपको क्या लगता है ये झगड़ा क्यों हुआ। तो इस चीज से उनकी भी पर्सपेक्टिव बहुत वाइड होती जाएगी धीरे धीरे। तो मैं इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स एक बार वापस पढ़ देती हूँ। फर्स्ट वन इज ट्रीट देम लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड। ये मिथ है, नहीं, हमको उनको ट्रीट करना है जैसे उनको पसंद है या फिर जो सही है, जो दोनों के लिए स्पष्ट है। निष्पक्ष होकर हमको किसी को भी ट्रीट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फाइट्स आर रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। नहीं, ये मिथ है, ये गलत है। द फाइट्स should not be the root cause of problem. Not solving the fights at right time. सही टाइम पे हम अगर झगड़ा सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वो जाकर हमारी प्रॉब्लम्स के लिए आगे रूट कॉज बनेगा। थर्ड पॉइंट ये था कि पेरेंट्स शुड लव अनकंडीशनली रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। नहीं, ये मिथ है, ये गलत है। पेरेंट्स हो या बड़े हो या बच्चे हो, जो भी हो, हमको लवेबल बनना होगा, हमको प्यार कमाने होगा टू बी लव्ड बाय एल्डर्स, यंगर्स, कोई भी परिवार का सदस्य हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये था कि नॉलेज अबाउट फ्रेंड्स, टीचर्स, सोशल ग्रुप्स इज टू बॉदरिंग पर्सनल स्पेस। नहीं, ये गलत है। ये पर्सनल स्पेस में बॉदर दखल नहीं होता है, ये सिर्फ जानकारी, उनकी चिंता और उनके नेसेसरी है। कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो उनके पास 10-15 कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो मेरे टीचर्स को फोन करेंगे, वो मेरे फ्रेंड्स को फोन करेंगे, एक से एक लिंक होता जाता है। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू शो योर सोशल ग्रुप, फ्रेंड्स एंड एवरीबडी एट होम। सबको बताओ घर पे। एंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये था कि पेरेंट्स और एल्डर्स आर ऑलवेज सुपरस्टिशियस। नहीं, एल्डर्स सुपरस्टिशियस नहीं होते हैं, वो मोस्टली हमारे लिए वरीड और कंसर्न होते हैं। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, उनकी नजरिए से देखकर, इस चीज को समझकर, उस पॉइंट के लिए छोटी बात का बड़ा इश्यू ना बनाकर उनको रिस्पेक्ट करके उस चीज को समझना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में ये था कि स्मॉल फाइट्स बिटवीन किड्स शुड बी स्टॉप्ड बाय एल्डर्स। नहीं, उनको लड़ने दो, उनको खुद उसको सॉल्व करने दो और उनको खुद से उन छोटे मोटे बैटल्स को अपने आप विन करने दो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, पेरेंटिंग इज एन आर्ट नॉट एन एक्ट। पेरेंटिंग मतलब परवरिश करना। परवरिश करना एक कला है, एक ड्यूटी नहीं है। तो इसके अंदर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी। अ चाइल्ड डजंट बिल्ड स्किल्स, अ चाइल्ड बिल्ड्स इट्स पर्सनैलिटी। मतलब एक बच्चा पैदा होके जब तक बड़ा अडल्ट ना हो जाए तब तक वो सिर्फ कला नहीं सीखता है, हर अलग अलग चीज की स्किल्स नहीं सीखता है, बट वो अपनी व्यक्तित्व को बनाता है, अपनी खुद की पहचान, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है। और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत होती है उनके पेरेंट्स को या घर के बाकी बड़े सदस्यों को। तो इसमें हम लोग 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ये 4 पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अथॉरिटेरियन, मतलब सत्तावादी। अथॉरिटेरियन एक टाइप ऑफ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को रूल करना चाहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ डिसाइड करते हैं, वो अपने बच्चों को रूल्स देते हैं, उनके डिसीजंस खुद लेते हैं, बच्चों के लिए कभी बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं सुनना चाहते। वो उनके लिए कभी दया भाव भी नहीं दिखाते। मैंने कह दिया तो मेरे बच्चे को ये करना पड़ेगा, बाय हुक और क्रुक, चाहे जो भी हो जाए मेरे बच्चे को मेरी ही बात माननी पड़ेगी। तो ये हो जाता है सत्तावादी, अथॉरिटेरियन आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। सेकेंड टाइप इसमें ये है कि अथॉरिटेटिव, मतलब आधिकारिक। अथॉरिटेटिव का मतलब ये होता है पेरेंट्स जो है वो खुद अल्टीमेट इंचार्ज बच्चों का लेते ही है कि जो भी हो जाए मेरे बच्चों की इंचार्ज या अल्टीमेट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन वो अपने बच्चों की ओपिनियंस भी सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स भी सुनते हैं, उनको डिस्कस करते हैं उनके साथ, और फिर डिसीजन पेरेंट्स खुद ही लेंगे। इसमें भी यही होता है कि डिसीजंस तो पेरेंट्स लेते हैं, लेकिन डिसीजंस लेने के पहले, रूल्स बताने के पहले
वो अपने बच्चों की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझते हैं, उनके नजरिए से भी सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसका अपना जो समझ में बैठता है वो डिसीजन लेते हैं, और फिर चाहे गलत हो या सही उस चीज का अपने ऊपर ही पूरा इल्जाम लेते हैं। अगर गलत हो जाए और अगर सही भी हो जाए तो खुद 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 ही रिस्पॉन्सिबल काउंट करते हैं उस चीज को। इसमें थर्ड टाइप ये आता है कि परमिसिव, अनुमोदक। इसमें इस टाइप में ये होता है कि पेरेंट्स जो है वो बहुत चिल होते हैं, बहुत लीनियंट होते हैं, अपने बच्चों के तरफ बहुत लीनियंट होते हैं, ज्यादा दखल नहीं देते, उनको अपनी प्राइवेट टाइम देते हैं, हर चीज में बहुत चिल होते हैं। ये काइंड ऑफ पेरेंट्स जो होते हैं यूजुअली दे आर वेरी फ्रेंडली विद देयर चिल्ड्रन। और ये सिर्फ बहुत सीरियस मैटर्स हो जाता है तब जाके इन बिटवीन स्टेप करते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं व्हेन मैटर्स आर वेरी सीरियस। तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग, दैट इज परमिसिव, अनुमोदक। और इसमें लास्ट टाइप जो है अनइन्वॉल्व, असंबंध। मतलब ये टाइप ऑफ जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। उनको पूछ लो आपका बच्चा कौन सी स्कूल में है, कौन सी कॉलेज में है, क्या करता है, लाइक कुछ तो करता है, पता नहीं। ये ऐसे वाले जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों की तरफ गाइडेंस नहीं देते हैं, उन बहुत लीस्ट मिनिमम से मिनिमम गाइडेंस देते हैं, कुछ भी हो तो ज्यादा बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को या उनके रिक्वायरमेंट्स को, हर चीज को निग्लेक्ट करते हैं। और उनके बच्चों के बारे में उनको कोई ज्यादा जानकारी ही नहीं होती है। और ये चीज एक्चुअली कोई पेरेंट इंटेंशनली नहीं करता है, बट ये हो जाता है कुछ पेरेंट्स से बिकॉज उनको चिल्ड्रन डेवलपमेंट में या पेरेंटिंग में इनफ नॉलेज नहीं है। शायद उनने भी अपने पेरेंट्स को वैसे ही देखा था, उनने अपने पेरेंट्स को वैसे ही देखा था, तो उनको यही लगता है ठीक है हमने बच्चा पैदा कर दिया, बोलना सिखा दिया, खाना पीना खिला दिया, स्कूल की फीस भर दी, हमारा काम हो गया, बाकी वो जाने, उसकी जिंदगी जाने। तो ये काइंड ऑफ पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं उनके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। जैसे उनका बिहेवियरल इशू बहुत होता है, उनको पता नहीं होता है कि मैं बाहर सोसाइटी में कैसे बिहेव करूं, किसके सामने मैं कैसी बात करूं, किसके साथ मुझे कैसा डिस्कशन करना चाहिए, अपना ओपिनियन देना सही होता है या गलत होता है, उनको कुछ नहीं पता होता है। तो ये उनके बिहेवियर पे बहुत बुरा असर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका स्कूल्स में, एकेडमिक्स में, जॉब में, हर चीज में बहुत पुअर रिजल्ट होता है, पुअर परफॉर्मेंस होती है। बस लुढ़क लुढ़क के पास हो गए, कभी फेल हो गए, बहुत उनको उस एकेडमिकली या फिर अपने जॉब्स ढूंढने में तकलीफ होती है, जॉब अगर मिल भी गई तो हमेशा बॉस से डांट सुननी पड़ती है, हर चीज में उनको तकलीफ पड़ती है। और ये चीज से उनके सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान के लिए भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। भले ही वो कोई पॉइंट पे सही होंगे बट उनमें ये हिम्मत नहीं होगी कि मैं 4 लोगों के सामने अपना पॉइंट रखूं। तो ये चीज आ जाती है। तो इन सब चीजों के अलावा एक पेरेंट को कौन सा, अगर हाँ आप पूछेंगे कि कौन सा स्टाइल हमको, कौन से टाइप ऑफ पेरेंट बनना चाहिए, तो आई वुड से कि चारों बहुत जरूरी है। एक पेरेंट के लिए हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर बच्चा कुछ अनरियलिस्टिक जिद कर रहा है कि आपके पास भले 20,000 हो, अभी लॉकडाउन है, कमाई नहीं है, ये घर का टेंशन है, खर्चा निकालना, ये सब है, और आपका बच्चा जिद करेगा कि लैपटॉप दिलाना ही है तो दिलानी है, देन यू विल हैव टू बिकम सत्तावादी। ऐसे सिचुएशन में आपको उनके लिए डिसीजन खुद लेना होगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक। भले ही आप डांट के समझाओ या प्यार से समझाओ, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ योर रिलेशनशिप विथ योर चाइल्ड इज, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में आपको सत्तावादी हो जाना पड़ता है। कभी कभी अथॉरिटेटिव, उनके साथ डिस्कस करो पॉइंट, उनके मन की इच्छा होती है कि मैं नाइट आउट जाऊं या फ्रेंड के साथ ट्रिप्स जाऊं, तो उसके साथ बैठो, डिस्कस करो। शायद उनका पॉइंट सही हो सकता है बट देन आपको लगता है कि अभी केसेस ज्यादा है या सिचुएशन ये है, वी आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, या जो वो जगह जाना चाहता है वो जगह सेफ ना हो, या जैसी उनकी फ्रेंडशिप है उस फ्रेंड्स के साथ आपको नहीं भेजना होता है। तो ये चीज उनके साथ डिस्कस करो और अथॉरिटी अपने ऊपर लो कि नहीं देखो ये पॉइंट है, इसीलिए हम नहीं भेजना चाहते हैं, तो डिसीजन इज फाइनल, बट प्यार से उनको बताओ, उनको अपने पर्सपेक्टिव बताओ कि आप क्यों नहीं भेजना चाहते हो, तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड हो गया परमिसिव, अनुमोदक। ये भी जरूरी है। अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई झगड़े में है, या जैसे हमने डिस्कस किया कि झगड़ों में इन्वॉल्वमेंट, तो ऐसे चीजों में झगड़े होते रहते हैं।
फ्रेंड्स के साथ झगड़े होते हैं, भाई बहनों के साथ झगड़े होते रहते हैं, उस टाइम पे स्टेप बैक, उनको उनके डिसीजन खुद लेने दो अंटिल द मैटर इज वेरी सीरियस। तो ऐसे सिचुएशन में बी वेरी परमिसिव, रह जाओ कि बोलो झगड़ा करना बुरी बात है, लेकिन फिर तुम्हारी तुम्हारी इच्छा, झगड़ा अगर कर रहे हो ये रिजल्ट होगा, लेकिन तुमको अगर करना ही है देन आई विल नॉट टेल अंटिल इट इज वेरी सीरियस। लाइक बच्चों में, भाई बहनों में झगड़े बहुत जरूरी है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि झगड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि रिजल्ट आफ्टर झगड़ा हमको पता चलता है हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, या हमारी गलती ये थी। तो बच्चों में अभी हम लोग का तो यूजुअली ये हो जाता था कि लास्ट ईयर के पहले तक हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा संडे बिताते थे। भाई है, बहन है, वो अपनी कॉलेज, अपनी स्कूल, अपना दुकान, पेरेंट्स है तो वो अपने काम में बिजी, हम पढ़ाई में बिजी, ये यही होता था। लेकिन अब जब हम रह रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फॉर सो लॉन्ग टाइम, शायद इसके पहले कोई बच्चा इतनी लॉन्ग टाइम सिर्फ पेरेंट्स के साथ या सिर्फ फैमिली के साथ नहीं बिताया होगा। या फैमिली मेंबर्स का भी वही है कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने पूरी फैमिली शायद 2-2 साल एक साथ कभी नहीं बैठी है, एंड आई होप आगे भी ना बैठना पड़े इतना लॉन्ग टर्म। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम साथ में रह रहे, तो अब हमको पता चल रहा है, मैं 2 साल से मेरे भाई के साथ रह रही हूँ, अब मुझे पता चल अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है। उसके पहले क्या था, सुबह मिलते थे, भैया कॉलेज ड्रॉप कर दे, शाम को वो आ जाता था, मैं खाना सर्व कर देती, एंड ऑफ द स्टोरी। अब रह रहे तो अरे भाई ये तो अच्छा इंसान है, इसके साथ मजा भी आ रहा है, तो हम रह रहे तो हमको समझ में आ रहा है। तो तब अगर हमारे बीच झगड़ा भी हो रहा है तो अवर पेरेंट्स शुड नॉट इंटरफेयर। और लास्ट है कि अनइन्वॉल्व, कुछ चीजों में इन्वॉल्वमेंट ना होनी चाहिए, लेकिन अनइन्वॉल्वमेंट का अगेन सिचुएशन पे डिपेंड होता है, कंप्लीटली उनको नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेशली व्हेन बच्चा बहुत यंग एज का हो तो फोर्थ वाला नहीं ही सजेस्ट करेंगे, बट आफ्टर अ सर्टेन एज कुछ कुछ पॉइंट्स में अनइन्वॉल्वमेंट भी इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हमको संगति का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसी संगति में है, और उनको पनिश करने से पहले उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश करें। डायरेक्टली उनकी गलती पता चली और हमने उनको पनिश कर दिया, शायद वो अगली बार अपनी गलती आके हमारे सामने बताए ही नहीं। तो हमको, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम पहले से ही उनको इस डिसिप्लिन में रखें कि देखो तुम जो भी गलती करो हमको आके बताओ, ऑनेस्टली हमको बताओ तुम्हारी गलती होगी, हम डांटेंगे भी, लेकिन तुमको उस सिचुएशन से हम बाहर भी निकालेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एज इज जस्ट अ नंबर, जेंडर इज जस्ट अ वर्ड। इसका ये मतलब होता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और जेंडर सिर्फ एक शब्द है। उम्र चाहे कुछ भी हो, इस कोट में भी लिखा हुआ है लिव योर लाइफ एंड फॉरगेट योर एज। मतलब हमको हमारी जिंदगी ऐसे जीनी है कि हमारी जिंदगी जीने में और हमारी एज में हम बीच में ना फंसे। एज इज अ डिफरेंट फैक्टर, जिंदगी इज अ डिफरेंट फैक्टर, दोनों को क्लब करना बहुत गलत होता है। तो अगर हम जेंडर का भी ले तो लड़के और लड़कियों के बीच में हमको इक्वालिटी रखनी चाहिए। इसके लिए मैं अपनी दादी जी का बहुत मेन एग्जांपल लेना चाहूंगी। मैं आज तक अपनी दादी जी को नहीं मिली हूँ, वो बहुत साल पहले गुजर गए थे, लेकिन अभी तक भी जो भी हमारी फैमिली में उनकी बात करते वो यही बोलते कि उन्होंने अपने हर बच्चों को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हर बच्चों को इक्वली ट्रीट किया। और उसी वजह से आज के टाइम पे भी हमारे घर पे भी वही फॉलो होता है। हमारे घर पे घर के सब जेंट्स को खाना पकाना भी आता है और हर लेडीज को दुकान संभालना भी आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज के टाइम में क्या पता क्या हो। जैसे अगर हम लोग मंथली जो लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो अब हम लोग किचन में नहीं जाते, बहुत से घरों में ये फॉलो होता है हमारे मारवाड़ियों में। तो उस टाइम हम बाहर से लाके क्यों खाए? ठीक है बाकी साल तो चल गया, अब कैसे चलाएंगे? बिकॉज इट्स लॉकडाउन, इट्स वेरी अनसेफ, बाहर का खाना बहुत अनसेफ है। तो घर के अगर जेंट्स को खाना बनाना आता है देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और हमारे फैमिलीज में, हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में यही सिखाया गया होता है बचपन से कि जेंट्स घर पे ये नहीं करेंगे, जेंट्स घर पे वो नहीं करेंगी, लेडीज नहीं करेंगी। ठीक है, वी अंडरस्टैंड, घर के जो बड़े जेंट्स है वी रिस्पेक्ट दैट, हम उनसे छोटे काम नहीं करवाएंगे। जैसे हम झाड़ू पोछा बर्तन सफाई इन सबको हम सोचते हैं कि दे आर छोटे काम, एक्चुअली कोई काम छोटा होता नहीं है, बट ठीक है हमारे कल्चर में यही प्रैक्टिस है, तो वी विल नॉट गो अगेंस्ट आवर कल्चर, तो हम वो चीज नहीं करेंगे। लेकिन जब घर पे छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनसे हर काम करवाना जरूरी है। लड़कों को भी खाना बनाना सिखाइए, लड़कों से भी पोछा लगवाइए, लड़कों से भी एक एज तक। आई एम नॉट टेलिंग कि हाँ उनकी शादी भी हो गई उसके बाद भी यही बोलो कि तुम लड़के हो तो भी जेंडर इक्वल, नो। हर चीज का एक बाउंड्री होता है, एक लिमिट होती है, लेकिन सब चीज सिखाना बहुत जरूरी होता है। चाहे हम उनसे वो करवाएं ना करवाएं दैट इज सेकेंडरी,
मुझे दुकान पे बैठना आता है। अभी अगर भैया एक हफ्ता बाहर जा रहा है ट्रिप पे तो आई कैन मैनेज। भैया बीच में बीमार हो गया था एक हफ्ता, आई कुड गो मैनेज द शॉप। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जेंडर को बीच में ना लाते हुए हमको हर सदस्य को ये सिखाना जरूरी है। लड़कियों को हमारे यूजुअली समाज में ये होता है कि फोर्स करते हैं, आगे रिश्ता देखने आएंगे तुम प्रतिक्रमण सीखो, रिश्ता देखने आएंगे तुम ये सीखो, तुम वो सीखो। नहीं, लड़कों को भी सिखाओ। और लड़कों को ये चीज का फोर्स होता है कि सिर्फ तुम ही पढ़ाई करो, तुम ही संभालो, क्योंकि आगला पूछ ईसा को कई पढ़ियोड़ो है छोरो, कई कमावे कितो कमावे। नो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हम उनको एक इंडिविजुअली ग्रो करने के लिए हम बोलेंगे। हम हमारे धर्म में ही सिखाया गया है कि हर इंसान एज के विपरीत, मतलब एज इज जस्ट अ फैक्टर। हर इंसान के अंदर जो आत्मा है वो अनादि काल से है और अनादि काल तक रहेगी। तो आत्मा का कोई एज नहीं है। क्या पता कोई आत्मा बड़ी हो, कोई आत्मा छोटी हो, वी विल नॉट गो इनटू दैट डेप्थ, लेकिन आत्मा को हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो हर एज के सदस्य को ये भी नहीं है कि बूढ़े हैं तो उनसे भी बोलो कि तुम काम करोगे या आप नहीं। रिस्पेक्ट करो हर चीज का, हर एज का, हर जेंडर का, लेकिन उस चीज को अपने फैमिली के बीच में बैरियर मत बनने दो। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्यार किसी भी एज में हम अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आज 25 साल की होके भी अगर मैं बोलूंगी घर पे कि मम्मी मुझे आज खाना खिलाएगी तो ही मैं खाना खाऊंगी, तो मेरी मम्मी को खाना खिलाना पड़ेगा। ये नहीं होता है कि इतनी मोटी छोरी रहेगी, हारे जाए ने कई करी, हारे जाए जनेरी बात अलग है। लेकिन अगर आज हम है, आज हम ये देख रहे हैं कि इतने फैमिलीज में ये हो रहा है, कोई अपने फैमिली मेंबर को खो रहा है, कि बहुत बुरी हालत है। अगर हम बाहर जाने की जाके हम देख के सुनते हैं, हर दूसरे दिन हम किसी की डेथ के बारे में सुनते हैं, कोई फैमिली मेंबर की लॉस होती है किसी का। तो हम बहुत ग्रेटफुल है भगवान के लिए, ये चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम घर पे हैं, घर वालों के साथ है और सेफ है। तो अगर हम एक दूसरे से डिमांड कर रहे कि आप हमारे लिए प्यार जताओ, तो उस चीज में एज शुड नेवर बी अ टॉपिक। किसी भी एज में आप अपने फैमिली वालों को प्यार जता सकते हो और जरूरी है। मेरे दादा अगर आज 90 इयर्स के भी हो गए और मैं आज जाके उनके गाल भी खींचू तो इट्स ओके, इट इज अ लिटिल जेस्चर। वो मेरे प्यार जताने का तरीका है। मेरी मम्मी, मेरे भाई की शादी भी हो गई है, लेकिन भाई कभी भी बोलता है, हम मेरे भाई को यूजुअली एक आदत है कि वो अपने हाथों से दाल चावल मिक्स करके खाता है, उसको नहीं भाता है। उसकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए, लेकिन हमारे घर पे हर कोई, नॉट जस्ट हियर, उसके ससुराल में भी, उसके हमारे नानी के हर जगह पे सबको ये पता है, तो दे विल डू इट फॉर हिम। नॉट लाइक उसको चावल दाल मिलाना नहीं आता है, हर किसी को आता ही है, लेकिन इट्स जस्ट एन एक्शन ऑफ शोइंग लव। तो ऐसे हम छोटे मोटे तरीकों से, एज बीच में नहीं आना चाहिए। बिकॉज यू आर यंग, सिर्फ छोटा बच्चा इसीलिए मैं उसको प्यार करूंगी, बड़ा हो गया तो मैं अपने बच्चे को प्यार नहीं करूंगी, ये गलत हो जाता है। तो एज should never be a reason to love or not love your children or your other family members. नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि डिसीजन मेकिंग या पॉइंट ऑफ व्यू। हर एज के सदस्य को, हर जेंडर के सदस्य को घर के डिसीजन मेकिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दो। चाहे वो लेडीज है, घर की बहुएं हैं, या चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चे हैं। नॉट लाइक 10 साल 8 साल के बच्चों को पूछो, ये नहीं बोल रहे, बट कभी कभी उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ भी हम पूछ ले तो वो उनका आइडिया बहुत अच्छा निकल जाता है, वी नेवर नो। उस एज से ही हम ये चीज प्रैक्टिस करवाते जाएंगे तो आगे उनको प्रैक्टिस होगी ही। हर एज वालों को, हर जेंडर वाले को कुछ भी छोटा बड़ा डिसीजन लेना हो घर के लिए, चाहे कुछ भी हो, जैसे अगर समझो हमको दुकान एक्सपैंड करनी है तो घर वालों के साथ बैठो, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो। बिकॉज डिसीजंस अपने दिमाग से ली जाती है और दिमाग का कोई एज नहीं होता है। इंसान कभी कभी कुछ चीजें हम बहुत छोटे इंसान से भी सीख सकते हैं। जैसे हमेशा बोला जाता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही उम्र कभी भी बाधा नहीं होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए या किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए। हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करो, फिर जो सबके लिए सही लगे वैसा डिसीजन लो। और इसमें जेंडर वाला ये एक और पॉइंट आ जाता है कि हम यूजुअली हमारे फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स के, अलग जेंडर्स के फ्रेंड्स को नहीं रखने देते, वो भी गलत बात हो जाती है। हमारे घर पे बेटी है तो उसको समझाओ कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में लड़के हैं तो उसकी बाउंड्री क्या है, उनको ये समझाओ, फिर उनको डिसीजन लेने दो कि उनको वो लड़के से दोस्ती रखनी है या नहीं। और अगर लड़का है तो उसको भी समझाओ कि लड़की को कैसे इज्जत दे, या लड़की के साथ अगर फ्रेंडशिप रखे तो उसकी बाउंड्री क्या है। और ये चीज के साथ ये मेनली बताओ कि उनको घर पे हॉनेस्टी रखनी है।
चाहे मेरे 10 लड़के फ्रेंड्स हो, 12 लड़कियां फ्रेंड्स हो, या कुछ भी हो, मुझे उन 25 लोगों के बारे में भी घर पे बता के रखना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स एंड के लिए तरफ बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि द मेन सीक्रेट. तो द मेन सीक्रेट इज ओनली प्रैक्टिस. हमने लास्ट सेशन और इस सेशन के कंबाइंड कम से कम 50 पॉइंट्स अलग अलग सीखे होंगे विच आर इंटर रिलेटेड टू एवरीथिंग. लेकिन हर चीज को अगर हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे, अगर हम उसको अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लाएंगे, तभी हमको दैट इज द ओनली सीक्रेट फॉर हैप्पी फैमिली. उसके अलावा हमने सुन लिया कि हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे फैमिली वाले कुछ भी कर रहे हैं, हम उनको बोलते हैं क्या फर्क है, तुम्हारा कर्तव्य है. नो, दैट इज रॉन्ग. हर छोटी मोटी बात को, डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग समझ तो चुके हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तभी हमको सुख का अनुभव होगा. दैट इज द ओनली एसेंस ऑफ हैप्पीनेस. सो द ओनली एसेंस और द ओनली सीक्रेट टुवर्ड्स अ हैप्पी फैमिली इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर किसी के कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो आप बोल सकते हैं. जी, मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत ही हाँ सिंपल है, इसी मैटर के ऊपर है कि हाँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शोइंग लव एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट फैमिली मेंबर्स विच इज बेस्ट बिटवीन टू एंड वाइफ. सॉरी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. आप रिपीट कर सकते हैं आपके क्वेश्चन को, इफ यू डोंट माइंड. अच्छा, मैं हिंदी में बोलती हूँ. हाँ, कोई भी लैंग्वेज. हाँ, जो आपने बताया था ना कि शोइंग लव एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दो चीज है, एक तो लव शो करना और एक कर्तव्य बताना. हाँ, उन दोनों में क्या अंतर है, और ये जो फैमिली के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनमें बेटर कौन सा होता है और क्यों होता है? ठीक है. अब जो मेरा पॉइंट था, हमको किसी से, अगर हमारे, समझे आप एक मदर है, तो आपके बच्चे के लिए आप एक तो प्यार से प्यार जताएंगे, या दूसरा रीजन है कि आपको लगता है ये मेरा कर्तव्य है इसीलिए प्यार जताएंगे. तो सही कौन सा हुआ? सही ये हुआ कि आपके मन से वो चीज आना चाहिए कि मेरे बेटे के लिए या बेटी के लिए या पोता पोती जो भी है उनके लिए मैं प्यार जताऊं, या कोई भी फैमिली मेंबर हो, बड़ा छोटा. तो इस चीज में अगर हम किसी से प्यार एक्सपेक्ट करते हैं तो हमको वो प्यार कमाने लायक बनना चाहिए. मैं अभी 20 दिन से घर पे ही हूँ, समझो मेरा समर हॉलीडेज चल रहा है, कॉलेज वगैरह नॉर्मल होता है 20 दिन का समर हॉलीडेज चल रहा है, और मैं 20 दिन सिर्फ सोफे पे पड़ी रहूं, फोन देखूं, गेम्स खेलूं, चिल करूं, एक ग्लास भी उठा के काम ना करूं, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मम्मी का कर्तव्य है, उनको तो मेरे को प्यार करना ही पड़ेगा, तो वो गलत हो जाता है. तो बेसिकली उस टाइम पे भी मम्मी तो प्यार करेगी ही मुझसे, लेकिन वो मन से नहीं आएगा, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो हमसे प्यार करेगी. जो भी हो, ससुराल जाने तक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे क्या करेगी पता नहीं, लेकिन अभी मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरे को तो प्यार करना ही पड़ेगा, मेरे को इसके लिए पानी लेके जाके देना ही पड़ेगा, खाना जाके खिलाना ही पड़ेगा. एक वो हो जाता है. और एक ये होता है कि मैं उनको छोटा मोटा काम में हेल्प करूं, उनसे काम नया नया सीखूं, बैठ के उनके साथ थोड़ी देर कभी बात करूं, उनकी मन की बातें करूं, उनको समझूं, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ, एक उनके साथ जो मैं बॉन्ड, रिश्ता बनाने जाऊं. तो उसके बाद जो उनका आता है, वो अपने मन से प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं तब, और बाकी टाइम उनको बस निभाने के लिए निभाना पड़ता है. तो ये डिफरेंस हो गया. और हर फैमिली मेंबर के लिए ये यही रीजन अप्लाई होता है कि आप किसी भी फैमिली मेंबर से अगर प्यार चाहते हो, तो पहली बात उनको आप प्यार करो खुद, और खुद उस लायक बनो कि वो आपको प्यार करे अपने मन से, ना कि सिर्फ ड्यूटी समझकर. इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू. जी, बहुत अच्छा उत्तर बताया, बहुत अच्छा उत्तर बताया, करेक्ट था उत्तर. थैंक यू सो मच. और किसी के कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो आप बोल सकते हैं. प्यार से ही बोलते फिर भी वो समझ नहीं पाता प्यार को, वो तो कभी कभी मिसयूटिलाइज कर लेते हैं बच्चे. हाँ, तो इसीलिए मैंने जो 4 टाइप्स बताए ना, ऐसी सिचुएशन में आपको अथॉरिटेरियन या अथॉरिटेटिव आइडियाज को अप्लाई करने पड़ेंगे. जब आप प्यार से समझा रहे हो, फिर आप शायद थोड़ा उनको एग्जाम्पल्स देके समझाओ.
उनको बताओ कि आप ये जो कर रहे हैं वो बात गलत है या फिर आपका तरीका गलत है, उनको समझाओ। और फिर भी वो ना समझे तो फिर आपको अल्टीमेटली गुस्सा वाला तरीका अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन आप उनको पहले से बता के रखो कि आप, मैं 2 बार प्यार से बताऊंगी, 4 बार बताऊंगी, और फिर भी आप नहीं समझोगे तो शायद मुझे गुस्सा करना पड़ेगा। तो इसमें वही आ जाता है वापस, पनिश और डिसिप्लिन। पहले आप उनको डिसिप्लिन करने का कोशिश करो, बट फिर भी अगर वो डिसिप्लिन नहीं हो रहा है तो फिर पनिशमेंट इज द ओनली अल्टीमेटम। स्पेशली ये 10-12 साल के बच्चे होते हैं हाँ। ना, लड़के, इनको समझाना बड़ा दिक्कत रहता है। क्या होता है आंटी, इस एज में बायोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत आते हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का भी प्रेशर आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। देन दे गो टू स्कूल, स्कूल में कंपैरिजन होता है, हर चीज का अलग अलग इफेक्ट होता है उनके दिमाग पे, और वो सारा चीज का इफेक्ट जो नेगेटिव होता है वो घर वालों के सामने निकलता है। यहाँ ये बायोलॉजिकली भी ग्रो हो रहे हैं, मेंटली भी ग्रो हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वो यूजुअली इस उम्र के बच्चे नेगेटिवली ही रिएक्ट करेंगे, बट हमको कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो हमारे परिवार वाले हैं। तो ये उनको कुछ अलग अलग एग्जाम्पल देना और कंपेयर करना वापस दो अलग चीज हो जाती है। आप अगर बोलोगे कि बाजू वाले को 90% आया और तेरा सिर्फ 70 आया, वो गलत है। आपको ऐसे समझाना पड़ेगा, देखो उसके घर पे भी ऐसा ऐसा होने के बावजूद वो कोशिश कर रहा था, उसने ऐसे ऐसे कोशिश की तो उसको 90% आ गया। नेक्स्ट सेमेस्टर में तू भी ट्राई करना, 70% गंदी बात नहीं है, शायद तुझे भी अच्छा लग जाए, अगर तू भी 90 लाए तो तू भी कोशिश करना अगले साल। तो इन दोनों में जो हम शब्द यूज करते हैं ना, दोनों सिचुएशन में वो अलग होते हैं। तो जैसे हम शब्द यूज करेंगे उनके दिमाग पे वैसा ही असर पड़ेगा और वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत यूजफुल लगा आज का क्लास। तो Thank you, पूरा thank you. जो जो आप बोल रहे थे, मुझे मेरे बेटे पे ही पूरा ये आ रहा था पूरा, कि पूरा लिंक मेरे बेटे के थ्रू ही है करके। हाँ, ये सिर्फ बेटे के लिए नहीं, आप आपके हर फैमिली मेंबर पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन या आपका मेन कंसर्न पॉइंट आपका बेटा था तो आपके दिमाग में वही घूम रहा था। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। तो जिसने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया था, अगर उनको लिंक चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, जिससे आपको आज का लिंक मिला है, जिस थ्रू से, तो उनको फर्स्ट सेशन का और सेकंड सेशन का दोनों का लिंक बाद में मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर किसी को नोट्स चाहिए इस सेशन के और प्रीवियस सेशन के, तो वो भी आप मैसेज करके भेज दीजिए। विद इन 2 days आपको लिंक और पीडीएफ में पॉइंट्स के नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर उसके अलावा भी कभी भी कुछ भी डिस्कस करना होता है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस थ्रू कॉल्स। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सो मच। मैं जय पहले जिनेंद्र। स्वाध्याय संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, ये जो उन्होंने नई चीज शुरू की है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सेकेंडली मैं थैंक यू कहना चाहूंगी स्वाध्याय संघ के जो ट्रस्टी मेंबर्स है, जिन्होंने ये डिसाइड किया, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थर्डली मैं आशीष सर का बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी, बिकॉज उन्होंने मुझे पूरे पीरियड्स और इस सेशन दोनों में मोटिवेशन। टेक्निकली बहुत सपोर्ट दिया। जो भी आज जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फैमिली के सब बच्चे आज पूरा 1.5 घंटा चुपचाप बैठे, उनके लिए तो बहुत बड़ा धन्यवाद है। और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स भी कुछ आज जुड़े, थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। सबको धन्यवाद। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, बोलने में कुछ भी उल्टा सीधा आया हो, तो बहुत बहुत इच्छामि दुक्कड़म, सॉरी। धन्यवाद, बहुत अच्छा Thank था you. आज का सेशन, बहुत अच्छा था। सुरेश जी गुलेचा जो अभी के स्वाध्याय संघ के मंत्री है, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज आपका रिव्यू हम लोग चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका, वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। कांग्रेचुलेशन, आपके सुझाव बहुत अच्छे थे। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा। और ऐसे क्लास लेते, बीच बीच में लेते रहना। नेक्स्ट सेशन के लिए हम वेट करेंगे। जय जिनेंद्र जी बोरा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब जन 1 मिनट के लिए अगर म्यूट कर ले, तो सुरेश जी अंकल से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपना कुछ रिव्यू दे।
ठीक है, किसी और को भी बोलना चाहे तो विमल अंकल, आपके भी रिव्यू के लिए मैं वेट कर रही हूँ। It was highly informative, impressive with a lot of examples. I really enjoyed. Thank you very much. Hope to थैंक see यू, you again. थैंक यू सो मच। संदीप अंकल, अनुष्का, कश्मीर, आप लोगों ने मैसेजेस में बोला थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यूज, थैंक यू सो मच। सबका धन्यवाद, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिद्धि बोरा। थैंक यू आंटी। सिद्धि बोरा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दिया आपने। और थैंक यू सो मच अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही प्रस्तुतिकरण बहुत ही सुंदर था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्धि, पहला सेशन बहुत सीखने को मिला। बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास। थैंक यू। छोटी एज में इतना अच्छा नॉलेजेबल था आपका क्लास, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। पहले सेशन का मुझे डिटेल्स भेजना। हाँ, आपको जहाँ से लिंक मिला है आप मैसेज कर दीजिएगा, तो ओके, आपको लिंक और विद इन 2 days आपको पूरा कंटेंट का पीडीएफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सिद्धि, इट वाज अ वंडरफुल क्लास। बहुत अच्छी लगी। सिमरन दीदी, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल वेलकम। थैंक यू सो मच। दिस वाज मास्टर जी को अपॉर्चुनिटी दी ना उन्होंने, मास्टर जी को धन्यवाद। या थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस कक्षा में जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे कर्नाटक स्वाध्याय संघ के कोषाध्यक्ष श्रीमान भंवरलाल जी कवाड़ साहब ने अपना रिव्यू प्रस्तुत किया, उसके लिए कवाड़ साहब का बहुत बहुत आभार। सुरेश चंद जी से भी हम सुनना चाहते थे, शायद सुरेश चंद जी अभी स्क्रीन पर नहीं है। नहीं है सुरेश चंद जी गुलेछा, अगर उपस्थित हो तो वे भी अपनी बात रखें। और भी कोई व्यक्ति अपनी ओर से अपनी बात रखना चाहें तो वो अपनी बात रख सकते हैं। मास्टर जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप भी माया जी दुदेड़िया, आप भी कोई क्लासेस छोटे छोटे थोकड़े की स्टार्ट कर दो ना। क्लासेस चल रही है, मैं आपको बाद में लिंक भेज देना। हाँ सादर जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र पारसमल जी साहब, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, आपके घर में ये बहुत बड़ी एसेट है। सिद्धि बहन की बार क्लास लेना। वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी ब्रेव लड़की है वो, बहुत अच्छा बताया उसने। उसकी सोच बहुत बढ़िया है, आपने संस्कार बहुत बढ़िया दिए हैं, इसलिए मैं आपको रियली अंतर्मन से आपका बहुत बहुत आभार देता हूँ आपको, और उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, मोटिवेशन कीजिए उसको। जरूर जरूर। ओके। हाँ, सुरेश जी गुलेछा अभी उपस्थित हो, तो एज ए स्वाध्याय संघ के मंत्री मैं चाहूंगा कि सुरेश जी अपनी बात रखें, एक मिनट के लिए अपनी बात रखें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कुछ फोन आ गए थे बीच में, 2 बार तो कट हो गया था, अभी वापस ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ, ये हमारा जो प्रयास रहा आज का, हम इसको इस रूप में लें कि आज की जो आवश्यकता है यंगस्टर्स को अच्छी तरह से समझ में आ सके, और पहले भी हमने इसका प्रयास किया, आज भी वापस इसका सफल प्रयास हमने किया है। हमें इनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, इससे इस कार्यक्रम को जैसे जैसे जब भी सुविधाजनक हो हमें आगे बढ़ाना है। और मैं अपने अंतर्मन से
इन इस शुभकामना भी देता हूँ, बधाई देता हूँ, और इस फील्ड में अपनी योग्यता क्षमता जितनी है उसको जरूर और आगे से आगे बढ़ाए, और अपने परिवार, समाज और संघ के इसमें जाओ जलाली आगे बढ़ेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जय हिंद। जय जिनेंद्र अंकल, थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। He is an asset, Master ji. मंगल पाठ लोढ़ा जी, आप मंगल पाठ सुना दीजिए। नमो अरिहंतम, नमो सिद्धाणम, नमो आयनम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सर्व सावणम, ऐसो पंच नमुकारो सर्व पावपनास्तो मंगलम च सवसिम परमम हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े सावक जी की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली पणतो धमो लोगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु उत्तम पुरुषों का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया में धर्म का सरना, चार सरना, दुर्गति हरना, और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी याद रही, अक्षय अज अमर होय। भगवान महावीर। आप सबको मेरा साथ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।